हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शर्मा। मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो इस प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो है। इसमें हम कंप्रेसर और उसके ऑयल और एसी के जो रेफ्रिजरेंट गैस होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि इसमें क्या क्या मैं बताऊंगा, वो सारी चीज़ें ही इसमें कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इसलिए वीडियो पे बने रहें। तो बिना समय खराब किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंप्रेसर के बारे में। कंप्रेसर को दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहला, इसके जो कंप्रेसर मेथड है उसके आधार पे। दूसरा, जो इनके प्राइम मूवर हैं उनकी जो स्थिति है उसके आधार पर। हम कह सकते हैं उनकी डिजाइन के आधार पे। तो डिजाइन के आधार पे इनको तीन तरह से डिवाइड किया गया है। पहला ओपन टाइप, दूसरा हर्मेटिक सील्ड और तीसरा सेमी हर्मेटिक सील्ड। और वहीं अगर जो हम बात करें कंप्रेशन के मेथड के आधार पे कि जो कंप्रेसर होते हैं वो गैस को किस तरह से कंप्रेस करते हैं, उसकी मेथड कैसी होती है, उनके आधार पे इनको पांच तरह से डिवाइड किया गया है। पहला रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा रोटरी कंप्रेसर, तीसरा स्क्रॉल कंप्रेसर, चौथा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और पांचवा स्क्रू कंप्रेसर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैं केवल इसमें एसी के कंपोनेंट्स की ही बात कर रहा हूँ। तो केवल हम उन कंप्रेसर की बात करेंगे जो कि एसी में यूज किए जाते थे या किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। ये पहले एसीओ में यूज होते थे, अब ये यूज नहीं किए जाते हैं। फ्रिज में इन कंप्रेसरों का अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। इनकी जो क्षमता है वो 0.25 टन से 1000 टन तक की है। इनका जो यूज होता है वो हमारे डोमेस्टिक जो घरेलू एसी हैं उनके लिए, फ्रिज के लिए और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी इनका यूज किया जाता है। जो इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है। इसमें एक सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन मूवमेंट करता है जिससे कि गैस कंप्रेस होती है। जब कंप्रेसर नीचे की ओर जाता है तब उसमें वैक्यूम क्रिएट होता है जिससे कि सक्शन वाल्व ओपन हो जाती है। वहां से जो रेफ्रिजरेंट होता है वो सिलेंडर में आ जाता है। उसके बाद जब पिस्टन कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट को, तब सक्शन वाल्व बंद हो जाती है और डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाती है जिससे कि रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज पाइप से कंडेंसर में चला जाता है। और इन सब को चलाने के लिए इसमें एक मोटर लगी हुई होती है जो कि ये काम करती है। ये लगातार ऐसे चलता रहता है और सक्शन लाइन से रेफ्रिजरेंट आता है और डिस्चार्ज में कंप्रेस होता रहता है। इनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए इसमें सिलेंडर की संख्या बढ़ा देते हैं जिससे कि ये बहुत बड़े हैवी हो जाते हैं और इनका जो टनेज है वो भी बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं रोटरी कंप्रेसर की। इसकी जो क्षमता होती है वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से थोड़ी कम होती है, इसलिए इनका यूज ज्यादातर घरेलू एसीओ में किया जाता है। होता ये क्या है, इसमें एक से अधिक सिलेंडर का यूज नहीं कर सकते हैं। इसकी बनावट की बात करें तो इसमें एक सिंगल सिलेंडर होता है जिसके अंदर एक रोटर लगा होता है जो कि घूमता है, जिसकी वजह से सक्शन लाइन से रेफ्रिजरेंट सक करके वो डिस्चार्ज में कंप्रेस करता है। इसको भी चलाने के लिए इसमें एक मोटर लगी हुई होती है जिसके जरिए रोटर घूमता है। अब बात करते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों ही गैस को कंप्रेस करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से घरेलू एशियो में काम कर सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसरों में होता यह है कि वो हैवी होते हैं और उनको उठाना या इस्तेमाल करना थोड़ा भारी हो जाता है। वहीं रोटरी कंप्रेसर साइज में छोटे और हल्के होते हैं, इसलिए इनका उपयोग करना थोड़ा आसान होता है। रेसिप्रोकेटिंग की जो आवाज होती है वो ज्यादा नॉइस उत्पन्न करते हैं और रोटरी कंप्रेसर इतना आवाज नहीं करते हैं, इसलिए भी इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है। अगर जो हम क्षमता की बात करते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं और वो लंबे समय तक काम कर सकते हैं। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो नए रोटरी कंप्रेसर आ रहे हैं उनकी भी क्षमता काफी अच्छी हो गई है और वो भी लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कंप्रेसर में पड़ने वाले ऑयल की। ऑयल एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्रेसर का, जो कि कंप्रेसर को ठंडा रखने में भी मदद करता है और गैस को पूरे पाइप और पूरी सिस्टम में चलाने के लिए भी मदद करता है। हर गैस के लिए एक अलग ऑयल होता है क्योंकि जो हम गैस यूज कर रहे होते हैं वो आसानी से उस ऑयल के साथ मिक्स हो सके और उसके साथ कोई भी रिएक्शन ना करे, आसानी से घुल के पाइपों में जाए और उसके साथ जब उसे इवापोरेटर में हीट मिले तो उसे आसानी से अलग हो सके। यही काम होता है ऑयल का। जब कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है तो कंप्रेसर काफी हीट जनरेट करता है। उसी हीट के साथ ऑयल इवापोरेट होता है, वहां से वेपर्स भी निकलते हैं रेफ्रिजरेंट के, वो भी कंप्रेस होते हैं कंडेंसर में। दोनों साथ में ही ठंडे होते हैं जिससे कि वो वहां पे मिल जाते हैं और जब वो कैपिलरी से निकलते हैं तो ऑयल और रेफ्रिजरेंट दोनों का लिक्विड निकलता है और वो जब इवापोरेटर में पहुंचते हैं तो वहां पे जब हीट मिलती है तो दोनों अलग हो जाते हैं। जब ऑयल इवापोरेटर यानी कूलिंग कॉइल से होकर के कंप्रेसर में आता है तो ठंडा होता है। वही ठंडा ऑयल कंप्रेसर को ठंडा करता है। कंप्रेसर में पड़ने वाले MO, AB, POE, PAG, PVE और PAO
आगे हम जानते हैं रेफ्रिजरेंट्स, जो कि एसी में गैस होती है, उनके बारे में। तो इस समय जो एसी में गैस यूज हो रही है, जो मेन गैस हैं, सिर्फ उनकी हम बात करेंगे, अदर गैसों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो यूज करने वाले रेफ्रिजरेंट हैं वो बहुत सारे हैं और जो भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं एसी, उसमें मुख्यतः 3 गैसें इस्तेमाल की जा रही हैं। पहला R22, दूसरा R32 और तीसरा 410A। 290 का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो बहुत ही कम हो रहा है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम R22 की। R22 CHFC समूह का रेफ्रिजरेंट है। फिलहाल ये अभी भारत में बैन है और ये विश्व के कई देशों में भी बैन हो चुकी है। यह प्रक्रिया कई सालों से थी कि इस गैस को बैन कर दिया जाए और अब उसे पूरी तरह गैस को बैन कर दिया गया है। गैस की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई है और इसके एसी के मैन्युफैक्चरिंग भी कई सालों पहले बंद कर दी गई थी और अब इस गैस का इस्तेमाल ना किया जाए, इसलिए इस गैस की भी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई है। 2030 तक ये मानना है कि पूरे देश से इन एसियों को हटा दिया जाए, फिर केवल R410A और R32 रेफ्रिजरेंट के ही एसी उपयोग में लाए जाएंगे। R22 गैस को बैन करने का मेन रीजन यही है कि ये ओजोन लेयर के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करके उसको नष्ट करती जा रही थी। आगे हम बात करते हैं R32 की। R32 HFC समूह का रेफ्रिजरेंट है। इसे नेक्स्ट जनरेशन रेफ्रिजरेंट भी माना जाता है। उसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे कि उसे नेक्स्ट जनरेशन रेफ्रिजरेंट क्यों माना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील और हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट है, इसलिए इस रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी चाहिए। बात करते हैं साथ में R410A की। R410A R32 और R125 का मिश्रण है, जो कि 50-50% के अनुपात में होता है। R410A में 50% R32 होता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज R32 से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। दोनों ही गैसें बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील हैं, दोनों गैसें हाई प्रेशर में होती हैं, इसलिए दोनों गैसों के इस्तेमाल के समय बहुत ही ज़्यादा सावधानियां रखनी चाहिए। जब भी इन दोनों गैसों का इस्तेमाल करें, रिफिल करें सिस्टम में, उससे पहले सिस्टम को पूरी तरह से वैक्यूम कर लें। सिस्टम अगर जो पूरी तरह से वैक्यूम नहीं होगा तो ये वो जो परफॉर्मेंस देनी चाहिए एसी को, वो नहीं दे पाएंगी। सिस्टम को वैक्यूम करने का रीज़न एक और है कि अगर जो हम सिस्टम को पूरी तरह से वैक्यूम अच्छे से नहीं करेंगे तो एसी हमारा ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए हमेशा जब भी R32 या 410 का इस्तेमाल करें, उससे पहले सिस्टम को पूरी तरह से वैक्यूम कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम वैक्यूम के फायदे और इस पे और डिटेल से हम बात, जहां हम इस पे बात कर ही रहे हैं सारे रेफ्रिजरेंट्स की, तो हम वहीं ODP और GWP पे बात कर लेते हैं। ODP होता क्या है? ODP होता है ओजोन डिप्लेमेशन पोटेंशियल और GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जो हमारे ओजोन की लेयर प्रतिदिन घटती जा रही है, उसी को ODP में मापा जाता है। हमारे पृथ्वी का जो तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसको GWP में नापा जाता है। अगर जो हम रेफ्रिजरेंट की बात करें तो R22 से होने वाला ODP 0.05 होता है और इसका GWP 1700 है और R32 और 410 का ODP 0 है, इसलिए ओजोन को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ओजोन की लेयर में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अगर जो है GWP की बात करें तो R410A का GWP 2000 के करीब और R32 का GWP 675 है। तो अगर जो हम यहाँ पर देखें तो R410A का जो GWP है वो तीनों गैसों में सबसे ज्यादा है। इसलिए जो हमारे पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसमें 410A अहम भूमिका निभा सकता है। इसलिए इस गैस को भी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाएगा आगे आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में। तो केवल बचता है R32 रेफ्रिजरेंट, इसीलिए इसे नेक्स्ट जनरेशन रेफ्रिजरेंट बोला था मैंने। हमारे वैज्ञानिक और भी रेफ्रिजरेंट्स की खोज करते जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले सालों में हमें नया रेफ्रिजरेंट देखने को मिले और हम उस पर काम कर रहे हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। सेफ्टी के साथ काम करते रहिए और एसी के बारे में और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। और ये सब सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों के साथ उनको नॉलेज बढ़ाने के लिए उनके साथ ये वीडियो साझा करें, उनको शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारे एसी में पड़ने वाली गैस के बारे में।